हेलो मेरे गुड्डा गुड़ियों और मेरे कमांडो। आ गया आपका अमृत भैया फिर से सीबीएसई सागर चैनल पे एक नए से बोर्ड के साथ। हमने बोला था कि उसी बोर्ड का क्वेश्चन उस बोर्ड पे आएगा, लेकिन आज ट्राई करेंगे कि इस बोर्ड का क्वेश्चन आपके पेपर में लाके आने की कोशिश करेंगे। मैं हूं आपका अमृत भैया और आप देख रहे हैं सीबीएसई सागर चैनल, जिसपे हम लोग आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इस पूरे टॉपिक को, इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर को इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें कोई भी क्लिप नहीं होगा, एक वीडियो के अंदर में पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट खत्म कर दिया जाएगा। देखते हैं क्या है इस टॉपिक के अंदर में। और आप सबने बोला था कि एक बार इसको स्मार्ट पैनल पे करके देखिए, क्या शायद इससे अच्छा हो जाएगा। मैंने कोशिश किया कि स्मार्ट पैनल पे एक बार इसको पढ़ा के देखते हैं, अच्छा होगा तो फिर आप बताइएगा जरूर इसके बारे में। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो हम जान लेते हैं। इस चैप्टर में हमें ऑस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट, उसकी प्रॉपर्टीज, फिर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल तो हटा दिया गया, हमारी सिलेबस है। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे, फिर राइट हैंड पाम रूल पढ़ेंगे। और ये सब हमारा कंटेंट है इस चैप्टर में। हम लोग शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, और हमारा चैप्टर शुरू होता है ऑस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट के साथ। ऑस्टर्ड चूंकि एक साइंटिस्ट थे और जिन्होंने अगर कहा जाए तो खेलते खेलते ही एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिन्होंने बता दिया कि करंट के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होता है। देखिए आपके सामने एक छोटा सा सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या हो रहा था, एक सर्किट से पास करके एक सर्किट बनाया गया था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगा हुआ है, और इसके पास में एक कंपास रखा हुआ था। इसका कलर कैसे चेंज होगा भैया? बैठा उसको हटा इसी की वजह से हो रहा था, वही टैप कर रहे हैं। हाँ। तो हम लोग आते हैं, हम लोग ऑस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट में ये सर्किट ऑस्टर्ड एक सर्किट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और उसके आसपास में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स भी रखे हुए थे। उसके आसपास में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स भी रखे हुए थे जो उसको शायद पता नहीं था, जिसके बारे में उसको कुछ थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं था। ये हम अपने से मनगढ़ंत एक कहानी बना रहे हैं। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट करते हुए देखता है कि जैसे ही वो सर्किट ऑन करता है, जैसे ही वो सर्किट को ऑन करता है, ऑन करते ही क्या होगा, इस कंपास का जो ये नीडल है ये डिफ्लेक्ट हो जा रहा था। ये डिफ्लेक्ट होकर ऐसा हो जा रहा था, कंपास का जो नीडल था वो डिफ्लेक्ट हो जा रहा था। डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है? डिफ्लेक्ट होने का मतलब है कि कंपास तभी डिफ्लेक्ट होगा जब उसके आसपास में कोई मैग्नेट आ रहा है। उसके आसपास में अगर कोई मैग्नेट आ रहा है तभी भी कंपास डिफ्लेक्ट होगा, अदरवाइज कंपास डिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो ऑस्टेट ने इस बात को सोचा कि कहीं ये इलेक्ट्रिसिटी जो पास कर रहे हैं, कहीं ये वायर उस मैग्नेट की तरह काम तो नहीं कर रहा है। ये वायर मैग्नेट की तरह काम कर रहा होगा तभी तो डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो वो अपना कंक्लूजन लिखता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी एक मैग्नेट की तरह काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इस कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन आता है। देखिए अगर क्या लिखा है, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट विद द सर्किट ऑस्टर्ड की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। ऑस्टर्ड फाउंड दैट compass needle got deflected when a current carrying metallic conductor is placed nearby it. करंट कैरिंग मेटालिक कंडक्टर जब किसी कंपास के पास में ले जाते हैं तो उसके अंदर क्या दिखाई दे रहा था? डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था। उनके अनुसार, उनके एक्सपेरिमेंट के अनुसार, डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल वाज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही तो डिफ्लेक्शन आएगा ना कंपास नीडल को। दिस बाय द इलेक्ट्रिक करंट मूविंग, दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट जिसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। तो ऑस्टर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया? ऑस्टर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम किसी सर्किट में पास कर रहे हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट को भी लेके आ रहा है, जिसकी वजह से कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा था। वही सारा डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जन्म देता है। वहां से हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता चलता है। इस चीज को खत्म करते हैं और हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट स्लाइड में हमें मैग्नेट के बारे में जानना है कि मैग्नेट क्या है। आप जानते होंगे, बहुत पहले से आप पढ़ के आए होंगे, है ना बेटा गड़ियो? बहुत पहले से आप पढ़ के आए होंगे कि मैग्नेट होता क्या है। आपका भैया फिर से रिवाइज करा देगा। क्या है? एक सबस्टांस है जो किसी सबस्टांस को अट्रैक्ट करता है, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट जैसे सबस्टांस को अट्रैक्ट करता है। देखो इधर क्या है, ये मैग्नेट है, और आयरन निकल जैसे ये स्टील के सबस्टांस आयरन निकल का होगा, इस पे जाके क्या होगा? चिपक जाएगा। ऐसे सबस्टांस को हम लोग क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैग्नेट। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैग्नेट। ये एक नेचुरल सबस्टांस है, लेकिन धीरे धीरे बाद में ऐसा हम मैनमेड तरीके से भी बना पाएंगे।
क्या है, ये अलग अलग तरीके से बार शेप्ड में, यू शेप्ड में, रिंग शेप्ड में पाया जाता है। आपने देखा होगा बार शेप्ड कैसा होता है, ऐसा बार शेप्ड होगा जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल, ऐसा यू शेप जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक साउथ पोल दूसरा नॉर्थ पोल, एक होता है ऐसा रिंग शेप्ड जिसमें आप साउथ पोल नॉर्थ पोल बता नहीं पाते हो, लेकिन मैं बता दूंगा कि कैसे निकालेंगे उसका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये था मैग्नेट, जो कि आपको पहले से भी पता होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं थी, बस ये स्लाइड ला दिया था कि आपको रिवाइज हो जाए। हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और हमारा नेक्स्ट स्लाइड है मैग्नेट की प्रॉपर्टीज। मैग्नेट की कुछ खास प्रॉपर्टीज है जो बेसिकली आप क्लास 8 में पढ़े हुए हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप क्लास 8 में पढ़े हुए कि बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है मैग्नेट का। लाइक पोल्स, एक सेकेंड, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। लाइक पोल्स क्या होते हैं, जैसे कोई एक मैग्नेट है, इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, एक और मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल है। आपको दिखाई दे रहा होगा, कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको रेडी कर देते हैं। जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, इन दोनों को पास में ला रहे हैं, तो ये कैसे हैं, अनलाइक पोल्स हैं, अनलाइक पोल्स हैं। तो अनलाइक पोल्स क्या शो करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्शन शो करता है, अनलाइक पोल्स अट्रैक्शन शो करता है, अनलाइक पोल्स अट्रैक्शन शो करता है। और जैसे ही नॉर्थ और नॉर्थ को पास में लाते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइक पोल्स हैं, तो ये दोनों क्या शो करेंगे, ये दोनों रिपल्सन शो करेंगे। रिपल्सन पता है, रिपल्सन पता है, रिपल्सन पता है, जैसे आपका दोस्त आपके साथ में आता है, तो दोनों के बीच में, ये दो भाई भाई एक दूसरे के साथ में नहीं रह सकते हैं, लेकिन दो भाई बहनों को बहुत 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 प्यार होता है। वैसे ही लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब होता है एक दूसरे को दूर धक्का मारते हैं। अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बात तो समझ में आ गई सर, भैया बात तो समझ में आ गया कि लाइक पोल अनलाइक पोल्स का प्रॉपर्टी क्या है। दूसरा है द पोल्स ऑफ द मैग्नेट कैन नेवर बी सेपरेटेड। ये क्या है, मैग्नेट के पोल्स को क्या सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास मैग्नेट है और हमने इस मैग्नेट को तोड़ दिया, मैग्नेट को तोड़ दिया, फिर अगर इसको चिपकाने की कोशिश करेंगे तो इसके पोल्स ये दोनों चिपकेंगे नहीं, ये दोनों उल्टा करेंगे तो चिपक जाएंगे, मतलब इनके पास अलग पोल्स आ गया। फिर तो ऐसा होता कि अगर एक मैग्नेट है, अगर हमारे पास एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, इसको हम तोड़ देते हैं तो नॉर्थ अलग और साउथ अलग हम कर देते हैं, कर सकते थे ना, लेकिन नहीं होता है। क्या लिखा है, टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट कैन नेवर बी सेपरेटेड। मैग्नेट के दो पोल्स कभी भी सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि जब जब हम उसको तोड़ेंगे, छोटा पार्टिकल बनाएंगे तो नॉर्थ साउथ, तोड़ दिए फिर भी नॉर्थ साउथ इसमें बना रहेगा, छोटा नहीं होने जा रहा है। नॉर्थ और साउथ पोल कभी भी सेपरेट नहीं होगा, इनका जन्म जन्म का साथ है, ये कभी भी एक दूसरे को अलग नहीं हो सकते हैं, कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है, टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट कैन नेवर बी सेपरेटेड। मैग्नेट के दो पोल्स कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इज मैक्सिमम एट इट्स पोल। इसकी बात हम लोग करेंगे, स्ट्रेंथ की बात करेंगे। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, स्ट्रेंथ मतलब ताकत। मैग्नेट का ताकत सबसे ज्यादा कहां होता है, उसके पोल्स पे। पोल्स मतलब उसके आइदर साइड के किनारे पे, आइदर साइड के किनारे पे उसका सबसे ज्यादा उसका पावर होता है। जितना ज्यादा वो पावरफुल अपने दिखाएगा, वो कहां दिखाएगा, वो अपने इस पे दिखाएगा। अगर हम स्लाइड चेंज करके आपको दिखाते तो शायद वो बना है यहाँ देखिए, ये वाला फिगर देखिए, इसमें फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पोल्स के पास में कॉन्सेंट्रेशन देखिए, इस पोल्स के पास में। अब ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, इसको हम नॉर्थ मान देते हैं, इसको साउथ बना देते हैं। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में कॉन्सेंट्रेशन आपको दिख रहा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में कॉन्सेंट्रेशन क्या दिख रहा है, इसके पास में पूरा भरा हुआ है। स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, यहाँ चिपकाने की कोशिश बहुत ज्यादा है, यहाँ पे चिपकाने की कोशिश बहुत ज्यादा है। वही बात लिखा हुआ था कि क्या लिखा हुआ, द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इज मैक्सिमम एट इट्स पोल। पोल के पास में क्या होता है, स्ट्रेंथ उसका मैक्सिमम होता है। ये था मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, आपको बात समझ में आ गया होगा। अनलाइक पोल्स रिपेल अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। मैग्नेट के जो पोल्स हैं वो एक दूसरे को सेपरेट नहीं कर सकते, कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और स्ट्रेंथ क्या होता है, पोल्स के पास में मैक्सिमम होता है। ये बात हमें पता है, ये बात हम लोग बहुत पहले से जानते आ रहे हैं। अब हम लोग आते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग है, इस चैप्टर के समझ लो कि शुरुआत यहीं से होती है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मान लो मैं अपने इलाके का एक रंगदार, एक बाहुबली इंसान हूं और मैं मैग्नेट हूं। मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है मैग्नेट। मैं क्या हूं, मैं एक मैग्नेट हूं और मैं इस इलाके का बाहुबली हूं। ये कैसे आ गया, ये आया होगा मेरे हाथ से। मैं इस इलाके का बाहुबली हूं।
तो मेरा एक क्षेत्र होगा, मेरा एक एरिया होगा जिसमें मैं अपना पावर दिखाता हूँ। हर किसी का अपना इलाका होता है। वैसे डायलॉग सुने होंगे कि कुत्तों का इलाका होता है, शेर का इलाका नहीं होता है। तो वैसे ही उस तरीके से मान लेते हैं, कुत्ता का एग्जांपल लेते हैं, मैग्नेट है, उसके चारों तरफ एक फील्ड होता है। वैसा फील्ड जिसमें कोई दूसरा अगर उसी नेचर का इंसान आता है तो क्या होगा, उस के ऊपर फोर्स लगाया जाएगा कि नहीं भाई तुम नहीं आ सकते हो, तुम इस फील्ड में नहीं घुस सकते हो, ये हमारा क्षेत्र है। वैसे ही आपको दिखाई दे रहा होगा ये पोल्स, देखिए एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट के चारों तरफ कुछ ऐसे फील्ड दिखाई दे रहा है। हम सिंपल सा एक डायग्राम फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, ये एक बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट के बाहर ये एक फील्ड है। फिर से इसको ठीक करते हैं। क्या है, ये एक मैग्नेट है, ये रहा एक मैग्नेट, और मैग्नेट के चारों तरफ क्या है, इसका एक फील्ड है। इस मैग्नेट का अपना एक फील्ड है जिसमें ये किसी दूसरे मैग्नेटिक सबस्टांस, अगर कोई इसमें आयरन को लाने की कोशिश करेगा, इसमें आएगा तो ये कहेगा बाबू तुम हमारे इलाके में आ गए हो, हम तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाएंगे। ये मैग्नेट इस आयरन के ऊपर फोर्स लगाएगा। जब ये फोर्स लगाना शुरू करेगा, जहां से ये शुरू करेगा वो इसका मतलब है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड वहां तक है। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन की बात कर ले तो डेफिनेशन सिंपल सा लिखा हुआ क्या हुआ है, द स्पेस, कलर चेंज कर लो बाबू, कलर चेंज कर लो ताकि दिखाई दे भैया को। द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा तो चेंज कर लेते, फिर से थोड़ा सा ऐसा कलर लाते हैं, ये दिखाई देगा। क्या लिखा हुआ है, टिक 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 टिक, हाँ क्या लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेट के चारों तरफ वैसा क्षेत्र जिसमें कोई मैग्नेट सबस्टांस, मैग्नेटिक सबस्टांस या कोई मैग्नेट आता है, तो ये मैग्नेट जो बीच में बैठा हुआ है ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है। बाबू मेरे फील्ड में आ रहे हो, मेरे फील्ड में आ रहे हो, तुम्हारे ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर हम अपना बल लगा रहे हैं। अब तुम मेरे फील्ड में आ गए हो, मेरे क्षेत्र में आ गए हो, तो क्या होगा, मैग्नेट अपना मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, डिफेक्ट उसको डिटेक्ट कराएगा कि मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर चुके हैं, हम एक फील्ड में इंटर कर चुके हैं, है कि नहीं। बात समझ में आ गई होगी, सिंपल भाषा में हमने समझाया है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको रिप्रेजेंट किसको करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से, ऐसे सिंबल देते हैं। आपको दिखाई दे रहा है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका कलर चेंज कर देते हैं, फिर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और इसके ऊपर एरो, एरो मतलब क्या, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी है। वेक्टर क्वांटिटी के पास तो वही होता है ना भाई, है मेरे कमांडोज, वेक्टर क्वांटिटी के पास तो वही होता है, डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। ये वो टेस्ला नहीं है, एलॉन मस्क वाला टेस्ला नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, टेस्ला होता है। इसको लिखते हैं कैपिटल कैपिटल टी से, कैपिटल टी से ऐसे लिखते हैं, कैपिटल टी, टेस्ला, ऐसा गोल नहीं घेरते हैं, ठीक है। चलिए आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हमने बताया मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के चारों तरफ वैसा फील्ड जिसमें कोई भी मैग्नेटिक सबस्टांस आएगा तो ये मैग्नेट उसके ऊपर अपना फोर्स लगाएगा, अपना बल लगाएगा कि आप मेरे क्षेत्र में आ चुके हैं। वैसा क्षेत्र जिसमें मैग्नेट अपना फोर्स लगा सकता है, उस फील्ड को, उस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। बात समझ में आ गई होगी। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, और हमारा नेक्स्ट स्लाइड है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वैसे तो है कुछ नहीं, लेकिन इसका बहुत अहम रोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें दिखाई नहीं देता है, हमें दिखाई नहीं देता। ये जो लाइंस आपके सामने दिखाई देता है, मैग्नेट के आसपास ऐसा लाइन दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, लेकिन वैसा कुछ होता है, वैसा कुछ होता है, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इमेजिनरी है कि वैसा कुछ होता है वहां पे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर ले, क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कलर चेंज कर ले बाबू, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर, चलो ब्लैक ले लेते हैं। The imaginary line representing the magnetic field, the imaginary line representing the magnetic field around a magnet are known as magnetic field lines। मतलब एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो मैग्नेट के चारों तरफ बन रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको कहते हैं लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इट इज टेकन बाय कन्वेंशन। भाई देखो हमने पहले ही बोला ये ऐसा है कुछ नहीं, इसको बाय कन्वेंशन लिया गया है। That the field lines emerges from north pole and merges at south pole, magnetic field lines close loop बनाता है। देखो तो क्या है ये, इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है क्या,
इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है क्या, क्लियर क्लियर? आपको अगर ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा तो ये दिखाई दे रहा होगा कि नॉर्थ पोल से कुछ लाइन निकली, साउथ पोल में गया। एरो दिख रहा है क्या? एरो दिख रहा है क्या? एरो दिख रहा है कि नॉर्थ से निकल रहा है, ऐसे घूम के साउथ के पास चला रहा है क्या ऐसा? तो क्या ऐसा सही में होता है कि नॉर्थ से निकला साउथ की तरफ गया? नहीं, ऐसा इमेजिनरी है कि नॉर्थ से निकला और साउथ की तरफ गया। ऐसा एक कॉन्सेप्ट माना जाता है कि अगर हम इस नॉर्थ पोल के पास में एक नॉर्थ पोल और लेके आते हैं तो ये नॉर्थ पोल इसको क्या करेगा, धक्का देगा। अगर इसको यहां लेके जाते हैं नॉर्थ पोल को तो इसको इधर धक्का देगा, इसको यहां ले जाते हैं तो इधर धक्का देगा, यहां ले जाते हैं तो इधर धक्का देगा। तो क्या ये बात हमेशा के लिए सही है? क्या ये बात आप बता सकते हो कि सच है? ऐसा बात हो ही नहीं सकता है कि हम एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहां से लेके आएंगे, एक मैग्नेट का सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल कहां से लाएंगे, जबकि मैग्नेट को सेपरेट किया ही नहीं जा सकता है। तो ये नॉर्थ पोल को हम कहां से लेके आएंगे? नहीं ला सकते है ना, नहीं ला सकते ना मेरे गुड्डा गुड़ियों। जब नहीं ला सकते हैं तो ये जो लाइंस बना हुआ है ये सारा कैसा लाइन है, ये सारा इमेजिनरी लाइन है। ये देखो नॉर्थ से निकला साउथ की तरफ गया, याद रखो कहां से निकलता है, N2S। N2S मतलब नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाता है, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाता है। और अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आप यहां से देखो तो ये क्या इधर से ही निकलते हुए दिखाई दे रहा है क्या? ऐसे आके इधर से निकल जा रहा है क्या? ऐसे आके इधर से निकल जा रहा है क्या? तेरे जैसा यार अरे अरे अरे, गाना नहीं गाने, गाना नहीं गाने का भैया। हाँ, क्या ऐसे दिखाई दे रहा है क्या कि ये साउथ से होकर नॉर्थ की तरफ चला जा रहा है, साउथ से होकर नॉर्थ की तरफ ऐसे जाके क्लोज लूप बना रहा है, ऐसे जाके ये क्लोज लूप बना रहा है। अरे बाबा भैया, आपने जो किया वो गलत किया, आपने जो किया वो गलत किया। देखो ऐसा करके ऐसे निकल के ऐसे आया क्या, ऐसे करके ऐसे निकल के ऐसे आया क्या? जी हाँ, ये नॉर्थ से निकल के और साउथ पे जाके टर्मिनेट करता है और अंदर से साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। और यहां पे ये क्या बना रहा है, एक कंटिन्यूअस क्लोज कर्व बना रहा है। देखो कंटिन्यूअस क्लोज कर्व बना रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे थे हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात आपको समझ में आ चुकी होगी। एक इमेजिनरी लाइन है जो कि मैग्नेट के चारों तरफ एक पैटर्न फॉलो करता है, एक पैटर्न बनाता है। ये पैटर्न दिखा कहां से, देख लो कहां से दिखा ये पैटर्न यहां से दिखा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले से नहीं पता था, एक इमेजिनरी लाइन है। कैसे पता चला? जब एक मैग्नेट के पास में हमने कुछ आयरन फिलिंग्स को ऐसे छीट दिया। जैसे मान लो ये एक मैग्नेट है और ये मेरा मैग्नेटिक ये आयरन फिलिंग्स है, मैंने ऐसे डाला, इसके ऊपर क्या दिखाई दिया, पैटर्न बन गया। मतलब अगर हम मान लेते हैं, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, तो जरा आप बता दो, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है ना, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहे होंगे और ऐसे घूम के ऐसे आ रहे होंगे, है कि नहीं? है कि नहीं? बता दो, ऐसे घूम के ऐसे निकल के आ रहे होंगे, बता दो ना, है कि नहीं? है ना? और यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ कहां पे है, यहाँ पे ऐसे आते हुए दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा, बस हम बाय कन्वेंशन रखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ की तरफ आते हुए और नॉर्थ से निकलते हुए हमें दिखाई देता है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं, बाय कन्वेंशन है ये हमारा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कहां से आया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न आया जब आयरन फिलिंग्स को मैग्नेट के पास डाले तो वो एक डेफिनेट पैटर्न में बना लिया, बस वही पैटर्न को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहें। और इसको बस बाय कन्वेंशन कहा गया कि नॉर्थ से निकल रहा है साउथ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है साउथ की तरफ जा रहा है। इधर क्या लिखा हुआ है, अब लिखा है उसकी प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं इसकी बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आपसे पूछा जाएगा कि आप कोई 3 पॉइंट्स ऐसे बताइए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बताता है। चलिए क्या है, पहला प्रॉपर्टी क्या है, ये नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है और इंड करता कहां, साउथ पोल पे, और वो भी बाय कन्वेंशन, इसका कोई रूल नहीं है, ये बाय कन्वेंशन है। दिस लाइंस आर क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व, ये क्या है, क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व है, ये एक क्लोज और कंटिन्यूअस कर्व बनाते हैं। क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व दिखाई दिया क्या, ये अंदर से आया ऐसे घूम के ऐसे आया, ये ऐसे घूम के आया ऐसे घूम के आएगा, क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व बनाते हैं। दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स, आपको दिखाई दे रहा होगा ये फील्ड लाइन जो है वो पोल्स के पास में बहुत ज्यादा क्राउडेड दिखाई दे रहे हैं, पोल्स के पास में बहुत ज्यादा क्राउडेड दिखाई दे रहे हैं। वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हमने अभी बोला था आपसे, एंड सेपरेटेड फार फ्रॉम द पोल्स, और जैसे जैसे ये पोल्स से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे इनके बीच में क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। दूसरा फिगर आपको दिखाऊंगा अभी, जस्ट आपको समझ में आ जाएगा। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज वीक, देख लो आप इसको, एक बार इसको आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आप देखो यहां पे क्या है,
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन फील्ड लाइंस का बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ये दूर जा रहे हैं वैसे वैसे इनके बीच का ये जो सेपरेशन है ये काफी ज्यादा होते जा रहा है, ये बीच का जो सेपरेशन है ये काफी ज्यादा होते जा रहा है, जो बताता है कि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वहां पे स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ कैसा है, इधर में आएंगे तो स्ट्रेंथ वीक है। ये बात आपको समझ में आ गई क्या, आ गई होगी ना, अगर आ गई होगी तो फिर से यहाँ पे आ जाते हैं। लिखा है पोल्स के पास में क्राउडेड होते हैं, पोल्स के पास में क्राउडेड होने का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और धीरे धीरे दूर जाते हैं तो वीक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाता है। अरे याद करो ना भाई, मैग्नेटिक फील्ड को जब हमने इंट्रोड्यूस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो सोचो कोई इंसान का पावर धीरे धीरे जैसे 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 दूर जाएंगे उनका पावर धीरे 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 क्या होता है, कम हो जाता है, और पावर अगर उनका कम हो जाएगा इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम उनका दूर जाएंगे बहुत कम लोग किसी को जानेगा, बहुत कम लोग जानने का मतलब है कि उनकी पावर कम हो चुकी है, उनके नाम से कम लोग डरेंगे, इसका मतलब है कि उनका पावर कम है, यानी कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो उस मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो वीक होगा और मैग्नेट के पास में काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। सिंपल भाषा है। फिर क्या है, फिर लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आप देखो यहां पे तो इस फिगर में नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इस फिगर की बात करोगे, इस फिगर की बात करो, इस फिगर की बात करो, देखो कोई फील्ड लाइंस कहीं टकरा रहा है क्या, एक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगे, ये जो फील्ड लाइंस है ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे, कोई बताएगा क्या क्यों नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता कि एक फील्ड लाइंस यहां से निकला ऐसे गया साउथ में गया, फिर एक निकला यहां से और ऐसे गया यहां से साउथ में गया, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया, क्या बोला हमने, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया। अगर हम बात करते हैं ये पहला है और ये दूसरा फील्ड लाइन है, हम बात करते हैं कि पहले फील्ड लाइन की डायरेक्शन बता दो आप, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, तो पहले फील्ड लाइन की डायरेक्शन बता दो। इस पॉइंट पे आते हैं तो इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा इधर, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा इधर। मतलब एक पॉइंट पे दो फील्ड लाइंस के, दो अलग अलग फील्ड लाइंस के एक पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन है, दो अलग अलग डायरेक्शन, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि दो अलग अलग फील्ड लाइंस है और किसी एक पॉइंट पे उनका डायरेक्शन अलग अलग होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो कि आपके सामने इधर क्लियर तरीके से लिखा होगा। यहाँ पे, यहाँ पे आपके लिए लिखा है, क्या लिखा है, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, कलर चेंज कर ले, two field line never intersect with each other, they do so, if they do so, what would mean, that would mean that there are two directions of the magnetic field at a given point of intersection, एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शंस हो जाएंगे जो कि कभी भी पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। रिलेटिव क्लोजनेस, डिग्री ऑफ द क्लोजनेस डिफाइंस द strength of the field lines, degree of the closeness of the field lines, closer the lines more will be the strength and further the lines less will be the magnetic field, further नहीं farther होगा, further the lines less will be the magnetic fields, मतलब जितना ज्यादा इसके field lines close होंगे, जितना ज्यादा field lines close होंगे उतना ज्यादा उसका magnetic field ज्यादा होगा, मतलब field lines यहाँ close है, मतलब फील्ड लाइंस यहाँ पे बहुत क्लोज है, अगर बहुत क्लोज है तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जैसे जैसे इसके बीच की दूरी बढ़ेगी उसका स्ट्रेंथ कम होते जाता है, फील्ड लाइंस ये रिप्रेजेंट करता है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, और ये था मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में, याद कर लो क्या है, दो पोल्स कभी भी एक दूसरे, दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, अगर वो करते हैं तो वहां पे एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। नॉर्थ पोल से निकलता है साउथ पोल में जाके टर्मिनेट कर जाता है, ये कन्वेंशन है, क्लोज लूप फॉर्मेशन करता है, पोल्स के पास में क्राउडेड होता है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहां ज्यादा है, और दूर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि कम है। फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, रिलेटिव क्लोजनेस बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है। जैसे एक सिंपल सी बात है, अगर हमें क्वेश्चन करने की कोशिश करें, अगर हमें क्वेश्चन करने की कोशिश करें इसमें, तो देखिए एक डायग्राम बनाते हैं, ये एक मैग्नेट है, ठीक है, और यहाँ के कुछ फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है,
तो हम पूछेंगे कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगा। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगा, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बता दो कहां पे होगा, जहां पे स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा सी के पास, क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, तो सबसे ज्यादा सी पे होगा। उससे ज्यादा बी के पास में होगा, उससे कम बी के पास, उससे कम ए के पास। जैसे जैसे ए के पास जाएंगे तो इनके बीच का दूरी बढ़ते जा रहा है, यानी कि स्ट्रेंथ को कम दिखा रहा है। ये था इसका मतलब। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखिए ऑस्टर ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो ऑस्टर ने बताया कि एक मैग्नेटिक कंडक्टर के थ्रू, मतलब सॉरी मैग्नेटिक कंडक्टर नहीं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो आखिर उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। हम अब बात करें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो आखिर उसका मैग्नेटिक फील्ड अब कैसा होगा ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड के बारे में उसके क्या होगा, कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्योंकि कंडक्टर तो बहुत तरीके का हो सकता है, अलग अलग शेप का हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, क्वाइल के फॉर्म में हो सकता है, सर्कुलर फॉर्म में हो सकता है, अलग अलग जब फॉर्म में होगा तो उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। ये बात तो हमें समझ में आ गई है कि जब एक कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। The pattern of the magnetic field produced by a current carrying conductor depends on its, depend किस पे करेगा, डिपेंड करेगा उसके शेप पे। उसका शेप कैसा है, उसका शेप एक कॉइल जैसा है। ये क्या है आपके सामने, एक कॉइल है और एक रिंग जैसा होगा। रिंग बोले या सर्कुलर कॉइल बोले, सर्कुलर बोले। और ये कॉइल नहीं है, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है। एक रिंग के फॉर्म में होगा, सर्कुलर रिंग के फॉर्म में होगा, या एक क्वाइल के फॉर्म में हो। इन तीन तरीके के कंडक्टर आपका सिलेबस में पढ़ना है। या तो वो स्ट्रेट हो सकता है, या तो वो सर्कुलर हो सकता है, या वो एक रिंग के फॉर्म में हो सकता है, एक सोलेनॉइड के फॉर्म में हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा कैसा होता है। उसको हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। अगला स्लाइड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज ना क्या है भाई, थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। एक स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके का होगा इसकी बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, अगर हम मानते हैं कि ये कंडक्टर है, इससे हम करंट डाल रहे हैं, इससे हम करंट डाल रहे हैं, तो करंट इसमें अगर जाएगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके चारों तरफ डायरेक्शन उसका कैसा होगा इसकी बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू क्या है, यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो अगर इसको हम जूम कर सकते हैं क्या, इसको हम अगर जूम करके देखें, हाँ तो ये देखें क्या लिखा हुआ है। इसको हम जूम करते हैं, लिखा है द मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्ट स्ट्रेट कंडक्टर आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। पहली बात आई कि कैसा होगा, पहला बात आया कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अब ये क्या है भाई, भैया कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो हमने सुना था लेकिन वो याद नहीं हमें। कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो हमें याद नहीं है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है जरा ये बता दो हमें। देखो कोई एक सेंटर होगा, ठीक, और इस सेंटर के चारों तरफ अगर हम शेप की बात करें तो टिक 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 शेप 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 शेप। अच्छा ठीक है, एक सेंटर है, सर्कल का एक सेंटर है, इसके चारों तरफ क्या है, एक सर्कल, इसके बाद एक और सर्कल, इसके बाद एक और सर्कल, इसके बाद एक और सर्कल। मतलब किसी एक सेंटर के थ्रू, किसी एक सेंटर के थ्रू, एक ही सेंटर कॉमन सेंटर के थ्रू बहुत सारे सर्कल, एक दो तीन चार सर्कल अगर हम ड्रॉ कर दे, तो वैसे सर्कल्स का जो ग्रुप होता है इनको क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब कि एक ही सेंटर से बहुत सारे सर्कल ड्रॉ करने को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं, ठीक है, अलग अलग रेडियस के। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू वैसा सर्कल कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक बनाएगा, और उसका सेंटर लाई कहां करेगा, मतलब ये जो वायर, मान लो ये वायर है और इसका सेंटर लाई क्या करेगा, इस वायर के ऊपर। सेंटर कहां लाई करेगा, ऑन द वायर। बात समझ में आई, बात समझ में आई। दूसरी बात कहता है, दूसरी बात क्या कहता है,
हाँ, तो दूसरी बात कहता है कि सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा। अब मैग्नीट्यूड कितना होगा तो हम बता देंगे, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो B इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये जब क्लास 12th में मैं आपको समझाऊंगा, जब क्लास 12th में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है। ओ, लाइट चला गया गाइस, कमांडोज, लाइट चला गया है। सिर्फ आपका भैया दिखाई दे रहा होगा, नहीं बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, भैया तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। लाइट चला गया है तो हम लोग थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू की वजह से, लाइट चली जाने की वजह से थोड़ा वीडियो रुक गया था, तो हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। और आगे देख रहे थे हम लोग कि मैग्नेटिक इफेक्ट के जो मैग्नीट्यूड होता है, उस मैग्नीट्यूड को हमें क्लास 12th में पढ़ना है। इस मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो हम अभी पढ़ लेंगे, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है उसको क्लास 12th में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे है इसमें आगे है इनके मैग्नीट्यूड के जो डायरेक्शन, जो मैग्नीट्यूड होता है वो किस बेसिस पे होता है। जैसे ये जो मैग्नीट्यूड है बी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट आई के, और दूसरा मैग्नेटिक जो मैग्नीट्यूड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस या आर डिस्टेंस के। ये दो रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द करंट पासिंग थ्रू द वायर। वायर से जो करंट जाता है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई कहने का मतलब क्या है, ऑस्टर जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जितना ज्यादा वो करंट दे रहे हैं उतना ज्यादा उसमें डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। जितना ज्यादा वो करंट दे रहे हैं उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। जैसे ही करंट का इंटेंसिटी कम करते हैं, डिफ्लेक्शन भी कम हो जा रहा है। मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो करंट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। मतलब जितना ज्यादा करंट देंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनेगा। मतलब यही था ना। दूसरी बात क्या करते हैं, अरे यहां से यूनिवर्सिटी कैसे हो गया, यूनिवर्सिटी कैसे हो गया, ये है इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर से कितना दूर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ये डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, तो डायग्राम पे हम चलते हैं। ये डायग्राम दिखाई दे रहा था, तो डायग्राम दिखाई दे रहा मतलब मान लीजिए इसमें करंट आई जा रहा है। कलर चेंज करना पड़ेगा, कलर चेंज कर लेते हैं। मान लेते हैं इसमें करंट आई जा रहा है, तो आई करंट जब इसमें जाएगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड तो करंट तो ये होगा ना, मान लेते हैं करंट आई इसमें जाएगा, मान लेते हैं ये आई नहीं होगा, इसमें आई नहीं जाएगा, इसमें करंट आई जा रहा है, ये करंट आई है। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, बी, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। जितना ज्यादा करंट देंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और ये पॉइंट मान लेते हैं ये डिस्टेंस आर है। इस वायर से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, मान लेते हैं पॉइंट आर इधर होगा, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होते जाएगी। इसका मतलब है जो बी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। ये दो रिलेशन था, हमने देखा था, आपको बताया कि करंट जितना ज्यादा देंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा बढ़ेगा, और जितना दूर हम वायर से जाएंगे उतना कम उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होते जाएगा जैसे जैसे हम दूर जाएंगे। और जितना नजदीक रहेंगे, जितना कम दूरी उतना अच्छा मैग्नेटिक फील्ड। ये अगर कम होगा तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, अगर डिस्टेंस कम होगा वायर से तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट था, हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। आप एक बार इसको देखना चाहते हो तो फिर से एक बार देख लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर क्या कह रहा है, एक कंडक्टर है, इसमें करंट जा रहा है तो इसके मैग्नेटिक फील्ड इसके कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में बनेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था इसका मैग्नीट्यूड के बारे में, तो मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू है वो हमें क्लास 12 में पढ़ना, हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन जो मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है उसकी बात करता है, तो जितना ज्यादा इसके अंदर करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जितना दूर इससे जाएंगे उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना नजदीक, मतलब ये डिस्टेंस जितना कम उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड कम। बात खत्म। ये था हमारा इसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू। अब बताते हैं इसके डायरेक्शन। भैया डायरेक्शन बता दो, आपने बोला था कि डायरेक्शन बताएंगे, तो डायरेक्शन तो बताएंगे ही बताएंगे। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, राइट हैंड थंब रूल के जानता है क्या, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल ने राइट हैंड थंब रूल दिया था, वो मैक्सवेल नहीं जो अफगानिस्तान के खिलाफ 200 रन मारा था, वो मैक्सवेल नहीं। वो मैक्सवेल जो बहुत पहले के जमाने में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे,
जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताया था करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू, करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताया था उन्होंने बताया कि बाबू अपना राइट हैंड उठा लो, राइट हैंड उठाना, गलती से लेफ्ट हैंड मत उठाना, अपना राइट हैंड उठा लो और एक कंडक्टर उठा लो जिसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा हो या नीचे की तरफ जा रहा हो, ठीक। एक स्ट्रेट कंडक्टर उठा लो, अपना राइट हैंड उठा लो और अपने राइट हैंड से इसको पकड़ लो, जिधर करंट जाएगा, जिधर करंट जाएगा उधर अपना थंब रखना, अपना थंब उधर रखना जिधर करंट जाएगा, और फिर इस उंगली को कर्ल करना। इस उंगली को कर्ल करोगे तो सर्कल के फॉर्म में आएगा क्या? सर्कल के फॉर्म में आएगा तो वही उसका डायरेक्शन होगा। मतलब क्या है, अगर हम इस तरीके की बात करें तो ये हुआ करंट के डायरेक्शन में उठा और ऐसे कर्ल किए, तो ये कैसा हुआ? क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसको घुमा दिए ऐसा, अब ये क्या हुआ? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आगे समझ में? तो ये फिगर देखो क्या कहता है, फिगर कहता है कि अगर एक कंडक्टर में कंडक्टर आई करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, आई करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम अपना अंगूठा कर्ल करेंगे। क्या करेंगे? अपना अंगूठा कर्ल करेंगे, ये उंगली को कर्ल करेंगे और ये किधर होगा? करंट के डायरेक्शन में। अंगूठा होगा करंट के डायरेक्शन में, उंगली को जैसे ही कर्ल करेंगे तो वो क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता देगा। मैग्नेटिक फील्ड हमें बताया था ना कि स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू ये क्या होता है? ये तो उसका सेंटर है, वायर क्या होता है? सेंटर, और जो बाद में ये एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल का फॉर्मेशन होता है, और ये डायरेक्शन बताएगा कौन? मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। पूछा जा सकता है आपसे बोर्ड में कि भैया बता दो बाबू कि मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, तो आप ये बिल्कुल लिख के आ जाना। इट स्टेट्स दैट इफ यू होल्ड द कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट वायर in your grip of your right hand में पकड़ना है, in such a way that the stretched thumb points the current, ये current बताएगा, then the direction of the curl of the fingers will give the direction of the magnetic field। magnetic field का डायरेक्शन क्या बताएगा? ये जो उंगली आपका घूम रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ऐसा है, करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो अंगूठा ऊपर, इसको घुमा दिए, करंट ऊपर से नीचे, अंगूठा नीचे, इसको कर्ल कर दिए, बता देगा। दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। कॉर्कस्क्रू देखे हो? कॉर्कस्क्रू देखे हो? इसके कहते हैं कॉर्कस्क्रू, इसको कहते हैं कॉर्कस्क्रू, इसको कहते हैं कॉर्कस्क्रू। ये देखो, ये आपके सामने लाता हूं अभी कॉर्कस्क्रू, ये रहा कॉर्कस्क्रू, ये है कॉर्कस्क्रू। अगर इसको हम यहां पॉइंट करके इसको अंदर की तरफ जब डालेंगे, अंदर की तरफ डालेंगे, तो आप जब बताना अंदर की तरफ डालने का मतलब है कि अंदर करंट जा रहा है, तो इसको घुमाएंगे ऐसे, ऐसे मतलब क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तभी तो ये अंदर जाएगा, और जब बाहर निकालना है मतलब करंट बाहर की तरफ आ रहा है, और इसको कैसे घुमाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, मतलब इसका डायरेक्शन उल्टा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल को, मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल को क्या बोल सकते हैं? मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल को और भी क्या बोला जा सकता है? कॉर्कस्क्रू रूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गया होगा। फिर से बोल दो, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल एक स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू उसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, बस ये बताता है। बात समझ में आ गई? सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। हमने स्ट्रेट कंडक्टर देख लिया, अब भैया बता दो सर्कुलर लूप से भी तो कैसा बनेगा, तो हम बता देंगे सर्कुलर लूप से कैसा बनेगा। देखो तो आपके सामने कोई फिगर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो सर्कुलर लूप से क्या बनेगा उसको देखेंगे, उसके पहले थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है इसको देख लेते हैं क्या लिखा है। एवरी पॉइंट ऑन द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल अराउंड इट। बिल्कुल कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगा, इस बात को याद रख लेंगे। दूसरा, व्हेन वी रीच द सेंटर ऑफ द लूप, देखो ऐसा है डायग्राम, तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसा बनते जाएगा। नहीं नहीं, ये डायग्राम तो गलत हो गया, ये डायग्राम को थोड़ा सा सही करते हैं। हाँ, इस डायग्राम को सही करते हैं। मान लेते हैं ये एक सर्कुलर लूप है, तो करंट ऐसा होगा, टिक 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 टिक। वाह भैया क्या बनाया आपने। इसमें क्या होगा? ऐसे हमें दिखाई देगा, ऐसे हमें दिखाई देगा, मतलब सेंटर में क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, बाकी एक जगह कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में ऐसे हमें दिखाई देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट दिखाई देता है कहां पे? सेंटर ऑफ द लूप पे। ये क्या भैया स्कैन करना है क्या? स्कैन करना है क्या इस चीज को? स्कैन करना है, स्कैन कर ले बाबू। स्कैन क्या होता है? स्कैन, ये देखो बड़ा बड़ा लिखता हूं, SCAN,
स्कैन, स्कैन समझाऊंगा। इसके पहले पहले आप ये समझ लो, ये देख लो, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम देखो आप, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल कंडक्टर है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या, देखो हमने बोला था ना कि इस पॉइंट पे कैसा बनाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना रहा है, क्या कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में है। इस पॉइंट पे भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में है। अगर जैसे जैसे हम सेंटर पे जाएंगे तो सेंटर पे फिर ये कैसा हमें दिखाई देगा, बता दो, सेंटर पे कैसा दिखाई देगा, ऐसा स्ट्रेट दिखाई देगा कि नहीं, स्ट्रेट दिखाई देगा ना। ये डायग्राम था, मतलब एक सर्कुलर कॉइल के सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में ही होता है और सेंटर पे एक स्ट्रेट वायर के रूप में होता है। हमने क्यों बोला कि एक स्कैन, क्या लिखा था भैया आपने, स्कैन के बारे में बताया नहीं, लो मैं बता देता हूं फिर से। स्कैन क्या है, स्कैन है ये देखो, एस सी ए एन, स्कैन। स्कैन क्या है, एस फोर, एस फोर भैया क्या है, एस फोर बताओ जल्दी, एस फोर साउथ, सी फोर क्लॉकवाइज, सी फोर क्लॉकवाइज, एस फोर साउथ, सी फोर क्लॉकवाइज, ए फोर एंटी क्लॉकवाइज, ए फोर एंटी क्लॉकवाइज और एन फोर नॉर्थ। आपको तो अभी भी समझ में आ गया होगा। मतलब क्या है, मतलब क्या है, एक सर्कुलर लूप के द्वारा, देखो ऐसा अगर बोले तो आपको डायग्राम दिखाऊं, खाली पेज है क्या कहीं, खाली, ये तो आपको समझ में आएगा। एस फॉर साउथ, सी क्लॉक, एंटी नॉर्थ, ये समझ में आएगा। चलते हम लोग थोड़ा सा, कहीं खाली पेज है क्या भैया, भैया खाली पेज दिखाओ, खाली पेज है कहीं, खाली पेज, खाली पेज, खाली पेज, खाली पेज, अरे हाँ ये रहा खाली पेज। ये देखो ये है एस, हाँ भैया, ए भैया इधर आ जा, देखो ये है एस, ठीक, और ये है एन, क्या देखा, ये है एस और ये है एन। आप बताओ इसका डायरेक्शन कैसा दिखाई दे रहा है, एस और इसका डायरेक्शन कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इसका डायरेक्शन कैसा दिखाई दे रहा है, क्या ऐसा समझ में आ रहा है कुछ, ऐसा समझ में आ रहा है कुछ। ये देखो क्या हमने लिखा था, हम फिर से लिखते हैं, एस सी ए एन, करंट का डायरेक्शन जैसा होगा उस तरीके से साउथ वाइज और एंटी क्लॉकवाइज बताएंगे। अगर करंट को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डालेंगे, करंट को अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डालेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है, करंट को, एक सर्कुलर कॉइल है, जैसे ये रहा, एक ए बॉक्स बना देता हूं इसको अलग से रखने के लिए, और इसमें अलग कलर से बना लेते हैं। ये रहा एक कॉइल और एक कॉइल ऐसा है, ठीक। तो हमने ये बोला कि अगर इसमें हम क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे घूमती है, अगर हम इसमें क्लॉकवाइज घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा एस, ऐसे बनेगा एस, एस मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे अगर करंट, देखो ये कॉइल हमारे हाथ पे, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये कॉइल है, इसमें अगर करंट ऐसे घुमाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को डालते हैं, तो ये सामने आपको जो दिखाई देगा वो क्या है, सामने जो दिखाई देगा वो साउथ दिखाई देगा और पीछे फिर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने लगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने लगे, अगर इसको ऐसा घुमाने दिया जाए एंटी क्लॉकवाइज, मतलब भैया क्या बनाते हो भैया, आपने कहा आपका डायग्राम भैया बहुत गंदा है। यस ब्रो, मेरा डायग्राम बहुत गंदा है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, ऐसा। अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन हुआ, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नॉर्थ पोल होगा। ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल को बता रहा है। एक कॉइल, कॉइल में अगर सर्कुलर क्लॉकवाइज डायरेक्शन कोई घूम रहा है तो सामने वाला पोल क्या होगा, सामने वाला पोल क्या होगा, साउथ पोल। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो सामने वाला पोल नॉर्थ पोल। ये सामने आपके डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। तो इसको हम लोग क्लियर करते हैं और अब अपने स्लाइड पे आते हैं। हाँ, तो ये स्कैन आप लोग अब समझ चुके होंगे कि ये स्कैन क्या है, ये स्कैन क्या है। अब आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि स्कैन क्या है। स्कैन का मतलब है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो सामने वाला जो पोल होगा वो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में करंट है तो सामने वाला जो पोल होगा वो नॉर्थ पोल। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग चलते हैं, सर्कुलर लूप भी देख लिए भैया, सर्कुलर लूप भी आपने दिखा दिया। अब क्या दिखाओगे, तो देखो क्या है इसमें, इसमें क्या है देख लेते हैं। फिर से वही बात, एक सर्कुलर लूप में जितना करंट डालेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जितना करंट डालेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या लिखा है, लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट, दैट इज B is directly proportional to I. B is directly proportional to I. जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा डायरेक्टली नहीं होगा भाई, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स, ये क्या है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कहने का मतलब क्या है, एक कॉइल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, ऐसे बहुत सारे कॉइल है, बहुत सारे टर्न है, तो बहुत सारे अलग अलग टर्न होंगे, तो अलग अलग टर्न्स का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सारा मैग्नेटिक फील्ड एक में जुड़ जाएगा। जैसा मैं अगर दिखाऊं आपको, तो ये देखो, ये है ट्रिंग 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 ट्रिंग, मैंने बोला इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड बना 10, एग्जाम्पल के तौर पे इससे भी 10, इससे भी 10, इससे भी 10, इससे भी 10, टोटल बता दो कितना बना, 5 कॉइल से बना, 5 कॉइल से 50 टर्न। मैंने बोला इससे जितना ज्यादा, मतलब इससे मैग्नेटिक फील्ड 10 बना और 5 से 50, मतलब जितना ज्यादा टर्न उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स कितना ज्यादा है उस पर भी, करंट कितना ज्यादा है उस पर भी। ये बात हो गई। एडिटिव नेचर का है, अरे ये क्या था, एडिटिव नेचर का ही तो है, पांचों के मैग्नेटिक फील्ड को हमने जोड़ दिया। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप एड्स टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अदर लूप, दिस इज बिकॉज क्योंकि करंट क्या है, एक ही डायरेक्शन में तो जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में तो करंट जा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा या तो क्लॉकवाइज में जाएगा, डायरेक्शन तो एक ही होगा, एक ही डायरेक्शन में करंट जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बाबू ये बता दो कि अगर एक सर्कुलर कॉइल में करंट एक ही डायरेक्शन में भेजा जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 5 टर्न में कितना होगा, एक टर्न में अगर 10 बन रहा है तो 5 में कितना होगा, तो 5 में 10, एक में 10 तो 5 में 50, मतलब सबको जोड़ देंगे, सब एडिटिव होता है। और क्यों होता है, क्योंकि सब में करंट क्या डाला हमने, सब में सेम करंट, एक ही डायरेक्शन में करंट डाला है, सेम डायरेक्शन में डाला है, इसीलिए उसका मैग्नेटिक फील्ड एडिटिव नेचर का हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे। सेम किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल में जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उस पर डिपेंड करेगा। इंक्रीजिंग द करंट, करंट बढ़ा देंगे तो उस पर डिपेंड करेगा। मतलब एक कॉइल है उसमें 5 टर्न्स है, अब उस 5 को घुमा घुमा के हमने 6 बना दिया, यानी कि उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड उसका बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा उसका। उसमें करंट पहले 5 एम्पियर देते थे, अब उसमें अगर 10 एम्पियर दे रहे तो भी बढ़ जाएगा। मतलब डिपेंड किस पे करता है, बी डिपेंड करता है एन पे, बी डिपेंड करता है आई पे। तो अगर इसका फॉर्मूला की भी बात कर ले तो फॉर्मूला क्या होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब बोलोगे भैया म्यू नॉट क्या है, भैया म्यू नॉट क्या है, तो ये चीज हमने पहले भी बोला कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये हमें 12th में पढ़ना है, ये हमारा सिलेबस में नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा, 12th में पढ़ेंगे, याद रखना है तो याद रख लो, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे बी डिपेंड करेगा, आई पे बी डिपेंड करेगा, बात खत्म। चलिए हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ट्रिंग ट्रिंग, आहा भैया सोलेनॉइड आ गया, जी हाँ सोलेनॉइड आ गया। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है भैया, सोलेनॉइड क्या होता है आपको नहीं पता है क्या, सोलेनॉइड एक कॉइल ही है जिसको मल्टीपल टाइम्स रिंग किया गया है। क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन देखो तो क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है, a solenoid is defined as a coil consisting of large number of circular turns of insulated copper wire the wrapped closely, सिलेंडर का फॉर्म बना देते हैं क्लोज। स्प्रिंग देखो, स्प्रिंग बचपन में लोग खेलते थे गाड़ी का स्प्रिंग निकाल के, वो स्प्रिंग कैसे रैप क्या होता था, एक सिलेंडर के फॉर्म में दिखाई देता था, बहुत क्लोजली उसको रैप करते हैं, वही चीज है, सिंपल सिंपल वो सोलेनॉइड है, बहुत पतला है वो। वैसे ही अगर मोटा कॉइल बना दे तो वो सोलेनॉइड का फॉर्म हो जाएगा, अच्छा बनेगा मैग्नेट। द फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड सोलरनॉइड, अरे भैया ये सोलरनॉइड क्या है, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड वो सोलेनॉइड, सोलेनॉइड एनओआईडी, एनओआईडी सोलेनॉइड, सोलेनॉइड वो सोले वाला नॉइड नहीं, सोले नहीं, सोलर सोलेनॉइड सिमिलर टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय द बार मैग्नेट, ये बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह होता है। बार मैग्नेट में क्या होता था, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ से निकला साउथ में गया, नॉर्थ से निकला साउथ में गया, नॉर्थ से निकला साउथ की तरफ जाएगा, नॉर्थ से निकला साउथ, ऐसा था क्या, हाँ 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 ऐसा ही था भैया, आप तो बिल्कुल सही बता रहे भैया, जी हाँ ऐसा ही था, जो नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जा रहा था
बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह होता है। दिस मीन्स दैट अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स एज इट नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उसी की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं बिल्कुल उसी की तरह होते हैं जैसे कि बार मैग्नेट की होता है। बिल्कुल सही बात है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब क्या है, सोलेनॉइड के अंदर में देखो तो ये फिगर दिखाई दे रहा है क्या, इस फिगर में ये जो फील्ड लाइंस दिखाई दे रहे हैं आपको सीधा सीधा, ये सारे फील्ड लाइंस पैरेलली दिखाई दे रहे हैं क्या, ये सारे फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल दिखाई दे रहे हैं क्या? क्यों पैरेलल है, क्यों पैरेलल है, कुछ तो रीजन होगा उसका। The strength of the magnetic field is same at the same field is uniform। इसको यूनिफॉर्म सोलेनॉइड के अंदर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है और स्ट्रेंथ भी सब जगह सेम होगा। स्ट्रेंथ सब जगह सेम होगा मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होगा वही स्ट्रेंथ यहाँ भी, वही स्ट्रेंथ यहाँ भी, वही स्ट्रेंथ यहाँ भी, वही स्ट्रेंथ यहाँ भी, थोड़ा सा कम यहाँ और कम और कम और कम और कम ऐसे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये बात समझ आ गया कि सोलेनॉइड क्या है, एक सर्कुलर कंडक्टर का रैप किया हुआ एक सिलेंडर के फॉर्म में एक कंडक्टर है, कॉइल है जिसको सर्कुलर फॉर्म में रैप करते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, सेम बनाता है जैसा कि बार मैग्नेट बनाता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिहेव करता है और उसके अंदर में पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नाम से जाने जाते हैं। ये बात होगा। अगर हम इस पे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ऐसा बनता है, हाँ ये क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ऐसा बनता है कि बाबू देखो ये क्या है, ये एक सोलेनॉइड है। वाह भैया बड़ा अच्छा डायग्राम बनाया, नजर ना लगे, ये सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड के बीच के अंदर जैसे पॉइंट दे दिया यहाँ पे, एक पॉइंट 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ऐसा पॉइंट दिया गया और एक पॉइंट इधर लिख लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ है 5। बाबू भैया ये बता दो कि मैग्नेटिक फील्ड सब जगह कितना कितना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो अगर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने की बात करें, हमने बोला कि इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, सोलेनॉइड के अंदर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब कि 1 के पास में 2 के पास में 1 इज इक्वल टू 2 होगा, दोनों के पास में मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। लेकिन अगर हम ऐसा बोले 1 इक्वल्स टू 2, लेकिन ये ज्यादा होगा किससे, किससे ज्यादा होगा, 4 से, 4 ज्यादा किससे होगा, 3 से, 3 ज्यादा किससे होगा, 5 से, क्योंकि यहाँ पे भी फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा होंगे ना, यहाँ पे फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा और यहाँ पे घूम के जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे बनेगा और यहाँ पे थोड़े फील्ड लाइंस कम होंगे और यहाँ पे तो बिल्कुल फील्ड लाइंस नहीं बन रहा है, बिल्कुल फील्ड लाइंस नहीं बन रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करा जाए, सबसे ज्यादा फिर कम फिर कम फिर कम, तो ऐसे ही अरेंज करेंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये पॉइंट ए पॉइंट बी है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये क्या है भाई, तो सोलेनॉइड है और इसमें करंट जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इधर से निकल रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर में कैसा होगा, इसके अंदर में बिल्कुल पैरेलल पैरेलल होगा, पैरेलल पैरेलल है इसका मतलब कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है मतलब कि स्ट्रेंथ सेम है, सब जगह स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम है। बात समझ में आ गई, आ गई ना भैया, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो हम लोग चलते हैं अपने स्लाइड पे। हाँ अपने स्लाइड पे जब हमने आया तो सोलेनॉइड के बारे में ये बताया, सोलेनॉइड का भी वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होगा बी, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एन के नंबर ऑफ टर्न्स के, और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आई के, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल का उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो फॉर्मूला फिर से वही हो जाएगा, फॉर्मूला फिर से क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वही फॉर्मूला बात में आ गई, बात समझ में आ गया। तो हम लोग चलते हैं अपने फिर से नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, सिंपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेट दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और मैग्नेट। इलेक्ट्रो और मैग्नेट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जब हम मैग्नेट बना देते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से जानते हैं। क्या लिखा है, A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of iron, magnetic material like soft iron. याद रखना soft iron. When placed inside the coil, the magnet so formed is called electromagnet. इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटाइज करने के लिए, किसको मैग्नेटाइज करेंगे, सॉफ्ट आयरन को इनसाइड रखेंगे। जैसे देखो क्या है, जैसे देखो क्या है, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये एक सोलेनॉइड है दिखाई दे रहा है, और सोलेनॉइड के अंदर में हमने क्या डाल दिया, एक बार मैग्नेट डाल दिया। बार मैग्नेट नहीं है ये, बार मैग्नेट नहीं है, ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है, ये एक सॉफ्ट आयरन है।
सॉफ्ट आयरन को जब हम इसके अंदर डाल दिए तो इसके अंदर जैसे ही करंट देंगे तो ये बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज, हमने भैया हिप्नोटाइज सुना था, हिप्नोटाइज हनी सिंह वाला गाना सुना था, लेकिन ये मैग्नेटाइज क्या है? ये मैग्नेटाइज है, इसको मैग्नेट की प्रॉपर्टी दे देना, मैग्नेट की प्रॉपर्टी दे देना मतलब मैग्नेटाइज कर देना। हिप्नोटाइज करना क्या होता है ये आपको पता होगा। मैग्नेटाइज करना मैं बताऊंगा कि जब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी बार मैग्नेट, मतलब सॉरी बार नहीं, सॉफ्ट आयरन कोर में मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इस सोलेनॉइड के इफेक्ट की वजह से जब हम किसी के अंदर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लेके आ जाते हैं, इसका मतलब है उसको मैग्नेटाइज कर देते हैं, तो हम फिर क्या बना देते हैं? हम बना देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट का आविष्कार कर लिया, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लिया। आप घर पे भी बना सकते हो लेकिन बहुत सावधानी से। The magnetic field remains only till the current flowing through the solenoid। अच्छा, अरे ऑस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट में ये दिखा था, जैसे ही ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट करते समय स्विच ऑफ करता था डिफ्लेक्शन ऑफ हो जा रहा था ना, जैसे ही ऑन करता था डिफ्लेक्शन ऑन, डिफ्लेक्शन दिखता था। मतलब है कि जब तक हम उसमें करंट देंगे तब तक ही उसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा, नहीं तो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। इसका मतलब है कि जब तक हम उसके अंदर करंट देंगे तब तक ही उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा। वही बात है भाई, इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट तभी तक होगा जब तक हम उसके अंदर करंट को क्या करेंगे, उसके अंदर करंट पास करेंगे सोलेनॉइड के थ्रू। मैग्नेटिक इफेक्ट तभी तक होगा जब तक हम उसके अंदर सोलेनॉइड के थ्रू करंट पास करेंगे। अगर करंट नहीं दे रहे हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। अगर हमने I को जीरो कर दिया, I को हमने अगर जीरो कर दिया तो B भी जीरो हो जाएगा बेटे भाई, B भी जीरो हो जाएगा ना भाई, B भी जीरो हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो हो जाएगा तो ये मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा। इसका यूज कहां करते हैं? इसका यूज हम लोग करते हैं सॉर्टिंग स्क्रैप मेटल्स, मतलब स्क्रैप कचरे के ढेर में से मेटल के सामान को बाहर निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। टेलीफोन डायफ्राम, इलेक्ट्रिक बेल्स, बील्स बील्स बेल, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक मोटर, इसमें इसका यूज किया जाता है। लाउड स्पीकर में इसका यूज किया जाता है। सोचो क्या होगा जब इसको सॉर्ट करने के लिए हम लोग बहुत बड़ा कचरा का ढेर रखा हुआ है और उसमें हम लोग जाएंगे, मैग्नेट डालेंगे ताकि मैग्नेटिक सब्सटेंस बाहर आ जाए। अब क्या होगा, बहुत सारे चिपक जाएंगे, तो हमें क्या होगा, हाथ से ऐसे नोचना पड़ेगा, हाथ से उसमें से सारे को निकालना पड़ेगा, और निकालेंगे फिर डालेंगे फिर निकलेगा। तो ये प्रोसेस कितना ज्यादा थोड़ा सा वह है ना, बिल्कुल आपके लिए बोरिंग सा फील हो जाएगा। तो मजा आएगा कब, जब हम बनाते हैं। ऐसा हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया, इसको हमने डाला कचरे के ढेर में, और जब हम इसमें से निकाले बहुत सारे इसमें से मेटल सब्सटेंस इसमें चिपका हुआ है, जैसे ही हमने इसमें से बिजली बंद किया इसका मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म, ये मैग्नेटाइज इसका खत्म हो चुका है, ये मैग्नेट अब है ही नहीं। जब मैग्नेट नहीं है तो अट्रैक्ट करके क्यों रखेगा, सारा कचरा फिर से बाहर गिरा देगा। और हम इसे क्या कर सकते हैं, कचरे के ढेर में से, कचरे के ढेर में से हम लोग मेटल्स को बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट सिंपल एक डिवाइस है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, सॉफ्ट आयरन कोर की मदद से, सॉफ्ट आयरन की मदद से हम लोग एक मैग्नेट बनाते हैं, सोलेनॉइड से करंट पास करके। सोलेनॉइड के अंदर में जब हम लोग सॉफ्ट आयरन लगाते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है और मैग्नेट बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटाइज कर दे रहा है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी दे दे रहा है, तो मैग्नेट बनकर तैयार हो गया जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी? अरे आई कि नहीं बुक, हे गुड्डा गुड़ियो, जल्दी से कमेंट करके बता दो कि आई कि नहीं। आ गई होगी तो जल्दी से शेयर भी कर दो ताकि कोई और भी समझ ले, चुपके चुपके नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं फोर्स। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। भैया जब किसी मैग्नेट के अंदर में हम जाते हैं तो वो फोर्स लगाता है, तो क्या जो कंडक्टर है, जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास कर रहे थे तो ये भी मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, तो क्या इसके अंदर भी कोई मैग्नेटिक सबस्टेंस जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगना चाहिए। जब ये मैग्नेट ही बन गया तो इसके ऊपर फोर्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगेगा ना। तो वही फोर्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो फोर्स के मैग्नेट्यूड के बारे में तो हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं एक फॉर्मूला आपके लिए लिख देता हूं। क्या लिखूंगा, F इज इक्वल टू बी आई एल। ओ माई गॉड भैया ये क्या है, फिर से लिखो, F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। अरे भैया ये क्या लिखा, चलो इस साइन थीटा को हटाते हैं यहां से, थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, अभी अभी समझा दूंगा, तुरंत समझा दूंगा। क्यों, आपका भैया हो ना, नहीं समझाऊंगा तो फिर आप बोलोगे कि भैया ने तो छोड़ दिया। बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा। अच्छा चलो देख लेते क्या है।
अरे क्या है, तो पहले देख लेते हैं। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एक्सेप्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड। अरे भाई साहब ये क्या लिखा है भैया, भैया ये क्यों लिखा है, भैया ये क्यों लिखा है कि ये पैरेलली जब प्लेस होगा तभी होगा उसके अंदर में फोर्स नहीं लगेगा एक्सेप्ट दिस कंडीशन। मैं समझा दूंगा अभी। मतलब क्या है कि जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स लगेगा लेकिन एक कंडीशन में नहीं लगेगा। वो कंडीशन कौन सा होगा बता दूंगा, समझा दूंगा। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। दो ही पे तो डिपेंड करेगा। ये करंट का डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इस पे ही तो डिपेंड करेगा। लेंथ का कोई डायरेक्शन होता है क्या भाई, लेंथ का कोई डायरेक्शन होता है क्या, लेंथ का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। फोर्स ऑन द करंट इज मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज राइट एंगल एट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इनके इनके बीच ही सारा खेल है क्या भैया, हाँ इन्हीं के बीच सारा खेल है। चलते हैं हम लोग अपने उस खाली वाले स्लाइड पे चलते हैं, इसको पहले क्लियर कर देते हैं और खाली वाले स्लाइड पे चलकर आपको समझाते हैं क्या है। आहा, फिर से लाइट कटने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए, लेकिन हम लोग आते हैं जहां हम लोग पढ़ रहे थे फोर्स के बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है। तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था, F इज इक्वल टू बी आई एल, और इसके साथ लिखा था साइन थीटा। ये साइन थीटा क्या है, ये साइन थीटा एंगल जो है, ये थीटा किसके किसके बीच में है, बी और आई के बीच का एंगल है, पी और आई के बीच का, मैग्नेटिक फील्ड और आई के बीच का। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इसमें अगर करंट जा रहा है, ये करंट का लेंथ अगर रॉड लगा देते हैं, करंट आई इसमें जा रहा है इधर और ये है बी, तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो थीटा बन रहा है, ये थीटा 90 डिग्री होगा। तो यहां से साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1। तो हमने यही बोला था, यहां पे लिखा हुआ था पूरा पूरा क्लियर क्लियर कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम करंट को रख देते हैं, इसमें अगर करंट को ऐसे रख देते हैं तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, और थीटा 0 डिग्री होने का मतलब कि साइन 0 हो जाएगा, साइन 0, साइन 0 का मतलब 0 वैल्यू, यानी कि फिर यहां से फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा 0। यानी कि हमने बोला था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम करंट के रॉड को लगाते हैं तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें से करंट जा रहा है, ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, तो इसके अंदर फोर्स लगेगा। और फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन ये है, बी आई एल साइन थीटा। हमने ये बोला था कि अगर परपेंडिकुलर होगा तो सबसे ज्यादा लगेगा, 90 डिग्री एंगल बना के होगा तो सबसे ज्यादा लगेगा, क्योंकि उस समय फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू हो जाएगा F इज इक्वल टू बी आई एल, ये होगा फोर्स का वैल्यू जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। लेकिन F इज इक्वल टू 0 होगा जब थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। मतलब फोर्स ये 0 कब होगा, जब पैरेलली एक साथ में हो जाए, पैरेलल हो जाए, जब एक साथ में हो जाए, तो मतलब जब B है और I है, ये दोनों जब पैरेलल हो जाएगा तो फोर्स 0 हो जाएगा। तो हमने ये बताया था कि, चलिए हम लोग अपने उस स्लाइड में आ जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या था वो। हाँ ये था, इसमें लिखा हुआ था यहाँ पे कि फोर्स ऑन द करंट इज मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज राइट एंगल। हमने बोला कि जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये करंट का डायरेक्शन 90 डिग्री एंगल, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, सबसे ज्यादा लगेगा, यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम होगा। और जब यही कहीं ऐसा हो और इसके अंदर में करंट इस डायरेक्शन में रॉड रखा हुआ हो, तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, 0, और यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, 0, यानी कि ये मिनिमम होगा, ये मिनिमम होगा। ठीक, मिनिमम तो नहीं कह सकते हैं, 0 होगा। ठीक, 0 होगा। उसके बाद क्या कहें, ये करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। फोर्स करंट के डायरेक्शन पे और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ये किसने बताया, ये बताएगा नेक्स्ट स्लाइड में फ्लेमिंग्स के द्वारा। फ्लेमिंग्स ने बताया था कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अनुसार फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग होगा, उसके ऊपर बात करते हैं हम लोग। तो चलते हैं हम लोग सीधे उस पे, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल पे आते हैं। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल नहीं होगा, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। ये फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि आप अपने लेफ्ट हैंड को निकालिए, फ्लेमिंग्स अपना लेफ्ट हैंड रूल निकाला, लेफ्ट हैंड निकालिए और उसमें 3 उंगली, थंब,
फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, तीन उंगली को म्यूचुअली परपेंडिकुलर करना है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर करने का मतलब ये दोनों आपस में 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर करेंगे और इसमें हमें याद रखना है एफ बी आई। एफबीआई रूल याद रखना है। एफबीआई रूल का मतलब शुरू कहां से होगा? थंब, फोर फिंगर और फिर मिडिल फिंगर। थंब से शुरू करेंगे। थंब ये है फोर्स, ये फोर्स को बताएगा। एफ बी, बी ये है एफ बी आई, एफ बी आई फोर्स को बताएगा। मिडिल फिंगर था फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा और ये करंट के डायरेक्शन को बताएगा। हमने कौन सा फ्लेमिंग ने बताया कि अगर हमने इन तीनों उंगलियों को उस डायरेक्शन में रख दिया जिस डायरेक्शन में उसकी मांग है, तो ये दो उंगलियों को फिर ये तीसरा उंगली बताएगा कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। क्या कहा उसने? उसने कहा कि अगर ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये हो गया करंट का डायरेक्शन, ये है आई, ये है बी। हम फ्लेमिंग्स ने कहा कि इन तीनों उंगलियों को इनके अनुसार रखिए पहले, क्योंकि हमारे पास फोर्स नहीं है, हमें फोर्स फाइंड करना है, तो हमें बी के डायरेक्शन में, ये एफ बी आई, एफ बी, बी के डायरेक्शन में हमने क्या किया? करंट बी के डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड को डाल, मैग्नेटिक फील्ड मतलब फोर फिंगर को डाल दिया बी के डायरेक्शन में। ठीक, उसके बाद क्या है? करंट के डायरेक्शन में कौन जाएगा? ये करंट के डायरेक्शन में जाएगा। तो हमने क्या किया? करंट के डायरेक्शन में इसको डाल दिया। देखिए बी के इधर है और करंट ऊपर की तरफ है। ऊपर क्या? फोर्स किधर दिख रहा है? फोर्स अंदर की तरफ दिख रहा है। फोर्स अंदर की तरफ मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा वो इनसाइड लगेगा। फोर्स कैसा होगा? इनसाइड होगा। फोर्स जो होगा वो इनसाइड होगा। अगर हम इसको ऐसा करते हैं कि इस डायरेक्शन को यहां से चेंज करके ऐसा कर दिए, इस डायरेक्शन को चेंज करके बी को इधर कर दिए, मतलब क्या है? फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल भी काम करेगा। लेफ्ट हैंड रूल काम करेगा तो हमने क्या किया? बी को कर दिया इधर, करंट ऊपर। अब ये करंट फोर्स बता रहा है, फोर्स किधर लगेगा? अब फोर्स लगेगा आउटवर्ड। फोर्स कैसा लगेगा? अब फोर्स आउटवर्ड लगेगा। सिंपल सा है ना? सिंपल सा है। तीन उंगलियों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर करिए, इसको घुमाइए और एफ बी आई रूल फॉलो करिए। ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में, फिर थंब बता देगा कि फोर्स किधर लगेगा। तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या लिखा हुआ है? देखो क्या लिखा हुआ है। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्ट्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा फोर्स पे किधर डायरेक्शन, किधर फोर्स लगेगा वो बताया फ्लेमिंग्स ने। कैसे बताया? उसने स्टेटमेंट दिया। ये पूरा स्टेटमेंट याद कर लो, क्योंकि बोर्ड में स्टेटमेंट लिखने को भी पूछा जा सकता है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है। It states that if a forefinger, thumb, middle finger of the left hand are stretched mutually perpendicular to each other, such that the forefinger points, forefinger, this is forefinger, forefinger points the direction of the external magnetic field, magnetic field के direction में, forefinger, middle finger indicates the direction of current, middle finger direction of current, and the thumb points towards the direction of force. जो thumb होगा वो किधर हो जाएगा? force के direction में हो जाएगा on the कंडक्टर। ये बताया था फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा। तो आपको बात समझ में आ गया होगा। तीन उंगली को खड़ा करो, एफबीआई, एफबीआई, एफबीआई रूल फॉलो करो। फोर्स बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखो, करंट के डायरेक्शन में रखो, फोर्स बता देगा। ये था कौन सा था? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में था। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स कितना लगता है उसके बारे में था। अब हम लोग चलते हैं कहा? नेक्स्ट स्लाइड में। और नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है? राइट हैंड पाम रूल। इस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को काटने के लिए, इस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को तोड़ने के लिए, या कहेंगे बहुत आसान तरीका ढूंढने के लिए, राइट हैंड पाम रूल आता है। राइट हैंड पाम रूल कहता है अपना राइट हैंड उठा लो, राइट हैंड उठा लो और जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था भूल जाओ, वो जमाना गया। राइट हैंड उठा लो और राइट हैंड उठा के ये जो उंगली आपका खुला है इसको रख दो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये अंगूठा रख दो करंट के डायरेक्शन में, मैक्सिमम ले जाते हैं, ये अंगूठा रख दो करंट के डायरेक्शन में। जिधर आपका पाम होगा उस डायरेक्शन में होगा फोर्स। बात समझ में? सिंपल। ये फोर्स, ये उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, और जिधर आपका पाम उधर फोर्स लगेगा। देखो क्या लिखा हुआ। दिस रूल इज फेमस फॉर द फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ द, दिस रूल इज फेमस फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। बहुत फेमस है और इजी वे भी है। क्या है? दिस रूल स्टेट्स दैट ओपन योर राइट हैंड पाम, टिक 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 टिक, क्या है? ओपन योर राइट हैंड पाम सच दैट योर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमने बोला थंब्स डायरेक्शन ऑफ करंट में, मैक्सिमम की तरह, एंड द फोर फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपके जो ये चारों फिंगर हैं ये किधर होंगे? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होंगे। देन द पाम रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। तो पाम बताएगा, ये जो पाम है ये बताएगा कि फोर्स किधर लग रहा है। सिंपल सी भाषा है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड बी, और
करंट है ऊपर की तरफ, इसको दोनों तरीके से निकालेंगे। कौन कौन सा तरीका है भाई? फोर्स पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए कौन कौन सा तरीका है? एक फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड, एक राइट हैंड पाम रूल। तो पहले लेफ्ट हैंड से निकालते हैं। पहला क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लो डाल दिया, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, इसको करंट में डालना है, इसको करंट में डाल दिया, इनसाइड हो गया ना, अंदर की तरफ हो गया, यानी कि फोर्स किधर होगा? ये फोर्स जो होगा ये इनसाइड होगा। इनसाइड बोलेंगे या इनवर्ड बोलेंगे? इसको हम लोग राइट हैंड पाम रूल से करते हैं। ये हुआ मेरा राइट हैंड पाम रूल। हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर दो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर दिया। जो करंट है उसके डायरेक्शन में कर दो, करंट के डायरेक्शन में भी कर दिया। अब जो पाम दिखाएगा, मेरा पाम किधर आपके तरफ है, देखो इधर करंट नीचे है, अगर पाम मेरे तरफ है, पाम इधर है, अंदर की तरफ है, यानी कि फोर्स किधर होगा? फोर्स इधर से भी दिखाई दे रहा है कि इनसाइड होगा। तो आप बता दो आसान कौन सा है? ये उंगली ऐसे घुमाते रहना, ऐसे ऐसे घुमाते रहना, या सिर्फ इनसे और इनसे कर लेना, ये आसान है। तो राइट हैंड पाम रूल बहुत फेमस है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो उसमें फोर्स लगता है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इस बात को बताने के लिए राइट हैंड पाम रूल बहुत इजी है और बहुत फेमस भी है। ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। ये है राइट हैंड पाम रूल। ये राइट हैंड पाम रूल में और ग्रिप रूल भी इसमें है। ये तो मैग्नेटिक फील्ड बताता है, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये वो वाला है जिसमें हम लोग मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल को यूज कर रहे थे। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और इसको घुमा लो। अरे भाई कहां गया, कहां गया? ये रहा, ये रहा करंट, करंट के डायरेक्शन में, इसको मैग्नेटिक फील्ड घुमा लो। ये तो मैग्नेटिक फील्ड बताया गया, ये तो मैक्सवेल का है। ये कौन सा है? ये मैक्सवेल है। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है ये। तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल से थोड़ा सा मिलता जुलता क्या है? राइट हैंड पाम रूल भी है, जो कि फोर्स बताता है। पाम क्या बताता है? फोर्स बताता है। अब हम लोग अपने चैप्टर के लास्ट में आते हैं, जो कि डोमेस्टिक सर्किट है। हमारे घरों में जैसा सर्किट लगा होता है उस सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। ये सर्किट बहुत आसान है, सर्किट इतना आसान है कि आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसान तरीके से। आप घर में अपना वायरिंग जैसा करते हो, या अपने अंकल आंटी भैया भाभी जो भी है, जो भी वायरिंग करते होंगे उनको देखे होंगे, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि आखिर डोमेस्टिक वायरिंग होता कैसे है, घर में बिजली कैसे आती है वो समझ में आ जाएगा। इसको समझने से पहले पहले आप ये डायग्राम देख लो। अब ये डायग्राम देखो, डायग्राम क्या है? ये डायग्राम है, तीन तरीके के वायर होते हैं हमारे घरों में। अब तो जनरली बहुत सारे अलग अलग कलर हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल होता है, जो फंडामेंटल कलर्स हम यूज करते हैं वो तीन तरीके का होता है। कैसा कलर? ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर। तीन तरीके का कलर हमें यूज करना चाहिए, ताकि कोई भी मिस्त्री आपके घर में आए तो वो परेशानी ढूंढ ले कि गलती कहां पे है। तो वैसे ही मिस्त्री या वैसे ही आप इलेक्ट्रिशियन को घर में लगाए जो इन तीन ही कलर का इस्तेमाल करे। वैसे और बहुत सारे कलर है, ब्लू कलर है, ब्लैक कलर के अलावा भी बहुत सारे कलर है जो कि यूज लोग करते हैं, लेकिन इन तीन कलर का यूज करना चाहिए। ये ग्रीन कलर क्या है? ये ग्रीन कलर है अर्थ वायर के लिए यूज किया जाता है। क्या है अर्थ वायर? इसके बारे में भी जस्ट बताएंगे। ये जो रेड कलर है, रेड कलर खतरा का निशानी है, ये लाइव वायर है, इसको छुओ मत। इसमें कब करंट होगा ये उस समय पता भी नहीं चलेगा। ये न्यूट्रल वायर है, इसमें करंट होता नहीं है। ठीक, ये है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो हमारे घर में बोर्ड लगा होता है, यहाँ से करंट आता है, फिर इलेक्ट्रिकल मीटर में आता है, इलेक्ट्रिसिटी के मीटर में आता है। यहाँ से लाइव वायर आया, लाइव वायर मीटर में गया, मीटर से घर में आया। ये हमारे घर का मेन बोर्ड है। जो घर का मेन बोर्ड होता है वहां पे लाइट आ चुका है पावर स्टेशन से। जब पावर स्टेशन से मेन बोर्ड में लाइट आया तो यहाँ से क्या होता है, हम लोग घर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमने क्या किया? घर में डिस्ट्रीब्यूट किया। ये हमारा सब सोर्स लगा हुआ है, घर में सोर्स लगा, प्लग लगा हुआ, थ्री पिन प्लग दिखाई दे रहा है क्या आपको? थ्री पिन प्लग दिखाई देता है? थ्री पिन प्लग आपने देखा है कभी? देखो ऐसा होता है थ्री पिन प्लग। थ्री पिन प्लग ये रहा, ये रहा ऐसा थ्री पिन प्लग। अच्छा इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है तो हम बना देते हैं वहीं पे। क्या है थ्री पिन प्लग? हाँ हाँ हाँ, ये रहा। तो ये थ्री पिन प्लग कैसा होता है? जैसे आपने बोर्ड देखा होगा, ऐसा बोर्ड होगा, ये बड़ा सा होता है और दो छोटे छोटे होते हैं, इसको थ्री पिन प्लग कहते हैं। ऐसा ही प्लग है ये, जिसमें ये ग्रीन वाला अर्थ वायर आके इसमें जुड़ा होता है, इसमें फिर रेड वाला आता है, एक में जुड़ा होता है, और एक ब्लैक वाले में जुड़ा होता है। वैसे ही ऐसे जुड़ा है, यहां से गया। और हमारा कनेक्शन बताओ, कनेक्शन कैसा होता है घर में? घर में हमारा जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि पैरेलल कनेक्शन क्यों होता है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपने पढ़ा है तो आपको बताना होगा कि पैरेलल कनेक्शन क्यों किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, जब यहां से 220 वोल्टेज निकला तो सबको 220 मिला, इसको 220 मिला, इसको भी 220 मिला, इसको भी 220 मिला। ये क्यों लगा है? ये लगा है आपके सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। न्यूट्रल वायर में करंट
नहीं होता है, न्यूट्रल वायर में करंट नहीं होता है, वो बस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए होता है। लेकिन हाँ, उसको भी टच करोगे तो झटका लगेगा। कैसे झटका लगेगा? क्योंकि इधर से आ रहा है और आप यहां से अगर इसको हम पकड़ लेते हैं तो हमारा सर्किट बन जाएगा अर्थ की तरफ और फिर हमें झटका लगेगा। तो किसी भी वायर को टच मत करना कि ये ब्लैक वाला है तो ये करंट नहीं मारेगा, झटका नहीं मारेगा, ये गलत मत समझना। हाँ, ये करंट लेके नहीं आता है, ये इलेक्ट्रिसिटी लेके नहीं आता है, इलेक्ट्रिसिटी लेके आता है ये रेड वाला, इसको लाइव वायर के नाम से जानते हैं। देखो पुराने जमाने में क्या होता था ना, मीटर से लोग चोरी करते थे। वो चोरी कैसे करते थे? वो चोरी इस तरीके से करते थे, लाइव वायर आया, ये मीटर में गया, मीटर में से ऐसे आया, घर में आया, घर में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और यहां से जो गया ना, तो ये वायर यहाँ पे मीटर में अब जाता ही नहीं था। यहां से इस वायर को हम लोग मीटर में डालते ही नहीं थे, यहां से इस वायर को हम लोग सीधे अर्थ कर देते थे। अब इधर से बिजली आया, मान लो कि 5 एम्पियर करंट आया और इधर से गया ही नहीं, तो ये मीटर रीडिंग क्या लेगा? मीटर को लगेगा नहीं 5 एम्पियर आया, 5 एम्पियर ही जा रहा है, मतलब उसको रीडिंग ही नहीं बताएगा, यहाँ रीडिंग 0 दिखाएगा। और रीडिंग 0 दिखाने का मतलब आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। और ये देख के आप घर में ऐसा करना नहीं तो आपके ऊपर फाइन बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो 3 तरीके के वायर, ग्रीन, रेड और ब्लैक। ग्रीन वायर अर्थ वायर होता है, ये हमारे बड़े बड़े अप्लायंसेस को, जो कि ज्यादातर मेटालिक से बने होते हैं, उनको बचाने के लिए, उनसे आपको बचाने के लिए भी ये घरों में लगाया जाता है। और इनमें बड़े पिन वाले में, ऐसे में बड़े वाले होल में ये करंट होता है। इसमें कोई करंट नहीं होता, ये बस आपके सेफ्टी के लिए होता है। लाइव वायर को लेके आता है, इसमें जोड़ देते हैं और एक में जोड़ा होता है न्यूट्रल वायर, जिससे करंट वापस जाता है। तो ये था हमारे होम सर्किट का डायग्राम। अब आते हैं, इसको क्लियर करते हैं और हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। ये डोमेस्टिक सर्किट में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड एट पावर स्टेशन इज ब्रॉट टू आवर होम बाय 2 थिक कॉपर एल्यूमिनियम वायर से लाया जाता है। आउट ऑफ दिस एक लाइव वायर जिसको रेड कलर से दिखाया जाता है और जिसकी पोटेंशियल 220 वोल्ट होती है। हमारे घरों में जो करंट आता है उसकी पोटेंशियल 220 वोल्ट होती है। ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, सिंपल है, याद रखना। जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। अलग अलग स्टेट में, अच्छा अलग अलग कंट्री में इसकी फ्रीक्वेंसी या इसकी वोल्टेज अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारे देश में, इंडिया में 220 वोल्ट आता है और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। न्यूट्रल वायर किसमें होता है? ब्लैक कलर में होता है, जो कि जिसकी पोटेंशियल 0 होती है। तभी तो 220 वोल्ट से लेके 0 तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और इलेक्ट्रिसिटी करंट का फ्लो होगा। ठीक है। द अर्थिंग वायर हैज इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर, दिस इज यूज्ड एज अ सेफ्टी मेजर। ये हमारे सेफ्टी के लिए होता है, हमें बचाने के लिए, स्पेशली फॉर द दोज अप्लायंसेज दैट हैव द मेटालिक बॉडी लाइक आयरन। मेटालिक बॉडी जिसका होता है, जैसे मान लो कि ये आपका फ्रिज है और फ्रिज में दोनों, ये लाइव वायर और ये रहा एक एसी आपका फ्रिज, और एक लाइव वायर आया और एक ये आया न्यूट्रल वायर। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग? एक अर्थिंग भी जोड़ के रखते हैं। हमने क्या किया इसमें? एक अर्थिंग वायर भी जोड़ के रखा। क्यों? क्योंकि ये एक मेटालिक बॉडी है। अगर ये लाइव वायर इन दोनों से टच हो गया, कहीं भी अगर ये बॉडी में टच हो गया, कहीं भी ये बॉडी में टच होगा, तो ये क्या करेगा? करंट को अपने अंदर लेके घूमेगा। जैसे ही आप इसको टच करोगे झटका मार देगा। तो ये अर्थिंग क्या करता है? इसमें का करंट लेके, जो भी एक्सेस करंट होता है, ये करंट लेके कहां डाल देता है? अर्थ के अंदर डाल देता है। अर्थ के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई करंट नहीं होता है। तो आप बच जाते हो। हेवी अप्लायंसेस से आपको बचाने के लिए इसके अंदर अर्थिंग का उपाय लगाया जाता है, अर्थिंग किया जाता है। तो ये था अर्थ वायर। चलते हैं नेक्स्ट। डोमेस्टिक सर्किट में 3 वायर होते हैं, समझ गए हमें, ये पूरा डायग्राम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, शॉर्ट सर्किट क्या होता है। ये कुछ फॉल्ट्स होते हैं हमारे घरों में, जो हमें पता होना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है और इसके क्या उपाय है, ये क्या कारण है, ये इसके बारे में। तो पहला फॉल्ट है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब होता है क्या है? सर्किट छोटा हो जाता है और करंट बहुत तेजी से चला जाता है। मतलब क्या है? जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो जाए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो जाए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, द शॉर्ट सर्किट काम करता है। इस केस में रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से करंट बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से हीट आता है। आपने जूल्स लॉ में पढ़ा था, जूल्स लॉ में पढ़ा है कि हीटिंग इफेक्ट, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। किस पे डिपेंड करता है? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा हीट आएगा। मतलब अगर लार्ज अमाउंट में करंट आएगा तो हीट बहुत जल्दी आएगा, और हीट आएगा तो क्या होगा? आग लगने की डर होगी, आग लगने की संभावना होगी। देखो ये डायग्राम क्या कहते हैं, एक बल्ब से क्या हो रहा है? लाइव वायर गया था करंट लेके, इधर से न्यूट्रल वायर आया है, क्या हो रहा है? गलती से कहीं एक वायर से ये दोनों आपस में टच हो गए। अब करंट कहेगा कि हमें सबसे छोटा पाथ चाहिए जाने के लिए,
करंट यहाँ से निकला और इसको रास्ता इधर क्यों जाएगा भाई, जब छोटा पाथ दिख रहा है इसको बैटरी के पास वापस आने की, तो यहाँ से आएगा। क्योंकि रेजिस्टेंस कम हुआ, रेजिस्टेंस 0 के बराबर हो गया और करंट इसमें बहुत ज्यादा करंट हुआ, तो ये जल्दी जलेगा और जलने की वजह से क्या आएगा, फायर। ये पुष्पा वाला फायर नहीं है, ये फायर आएगा, आग लग जाएगा और आपके घर में फिर कहेंगे कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आपका बिजली खराब हो जाएगा, बिजली बंद हो जाएगा। तो ये था शॉर्ट सर्किटिंग, जो कि एक फॉल्ट है, हमारे घरों में हो सकता है। दूसरा है, देखिए शॉर्ट सर्किटिंग से ऐसा होता है, वायर्स वगैरह आपस में सट जाते हैं, सट के क्या होता है, जल जाता है, पूरा बोर्ड का बोर्ड जल गया है, ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद आते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या है, मान लो आपके पास एक ऐसा एक्सटेंशन बोर्ड है, एक्सटेंशन बोर्ड है, आप उसी से अपने घर का एसी भी चला रहे हो, फ्रिज भी चला रहे हो, कूलर भी चला रहे हो, आयरन रॉड भी चला रहे हो, पानी गर्म करने वाला भी चला रहे हो, सारा कुछ इसी से चला रहे हो। तो क्या होगा, इसकी कुछ अपनी लिमिट होगी, ये कितना, मान लो कि ये 5 एम्पियर करंट तक ये दे सकता है, इसकी लिमिट है कि 5 एम्पियर तक देगा। हम क्या कर रहे हैं, इससे 3 एम्पियर करें, कलर कलर कलर, इससे 3 एम्पियर कलर यहां से ले रहे हैं, 3 एम्पियर यहां से, और बोल रहे कि भाई 3 एम्पियर तुम भी दे दो, टोटल कितना दे दिए, 9 एम्पियर। हमने क्या किया, एक छोटे से बोर्ड पे 9 एम्पियर का लोड डाल दिया, जिसकी लोड की क्षमता थी 5 एम्पियर तक का। इसने क्या किया, बहुत ज्यादा करंट देने के लिए हीट ले लिया, मतलब बहुत ज्यादा करंट पास करने की कोशिश किया, जिसकी वजह से ये गर्म हो जाता है और गर्म होकर फिर से जल जाएगा। क्या होगा, इन मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ऑफ हाई पावर रेटिंग जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब आर स्विच्ड ऑन द सेम टाइम, एक ही टाइम पे सबको स्विच ऑन कर देते हैं एक ही बोर्ड से, देन द ड्रॉ अ लार्ज करंट फ्रॉम द सर्किट। अब इससे क्या होता है, करंट चाहिए सारे अप्लायंसेस को, तो वो लार्ज करंट लेंगे, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट लेंगे, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट लेंगे सिंगल एक जगह से। इसके वजह से क्या होगा, ओवरलोडिंग होगा, एक के ऊपर बहुत ज्यादा आ जाएगा। कभी देखिए ट्रक, एक ट्रक के ऊपर बहुत सारा बालू लाद दिया जाता है, तो इसको ओवरलोडिंग कहा जाता है कि ओवरलोडिंग भी चल रही है। तो वैसे ही एक बोर्ड के ऊपर में, एक बोर्ड के लिमिट से ज्यादा इससे करंट लेने की कोशिश किया जा रहा है, तो ये बोर्ड ओवरलोड हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा करंट जाएगा और करंट जाने की वजह से एक्सेसिव हीट होगा और फिर वायर जल जाएगा। ये था ओवरलोडिंग, जो कि हमारे घरों में हो सकता है। आप मत करना, एक बोर्ड की क्षमता के अनुसार ही उससे काम करना, उससे काम लेना, नहीं तो फिर वो हीट होगा और फिर वो जल जाएगा। कैसे आप गुस्सा होते हो जब आपकी मम्मी आपसे आटा लाने के लिए भी, गेहूं ले जाने के लिए भी, छत धोने के लिए भी, घर साफ करने के लिए, सबके लिए बोल देती है, आप क्या हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, हीट हो जाते हो नहीं, ओवरलोड की वजह से, ओवरलोड की वजह से हीट हो जाओगे और ऐसे ही जलने लगते हो, फिर मम्मी की वजह से पानी डाल के शांत कर दिए जाते हो। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। ओवरलोडिंग हो गया, ओवरलोडिंग के बाद अब आते हैं सेफ्टी क्या है। हमने देख लिया कैसे जलाएंगे हम लोग, ओवरलोड करना भी देख लिया, सेफ्टी क्या बोलते थे वो, शॉर्ट सर्किटिंग भी देख लिया। अब हमें सेफ्टी क्या है, हमारा सेफ्टी कैसे होगा, तो सेफ्टी दो तरीके से हो सकता है, या तो वो अर्थ वायर से हो सकता है, या दूसरा फ्यूज से हो सकता है। अर्थ वायर या फ्यूज क्या है, अर्थ वायर के बारे में हमने समझाया है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए, मेटालिक बॉडी वाले अप्लायंसेस को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थिंग दे देते हैं, अर्थ से कनेक्ट करते हैं, जिससे हमें शॉर्ट सर्किट ना लगे, हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ये हो गया एक सेफ्टी। दूसरा एक फ्यूज हो गया। देखो बहुत पहले हमारे घरों में फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता था। फ्यूज क्या है, फ्यूज इस तरीके का, ये तो अर्थिंग का फोटो है, फ्यूज इस तरीके का होता था, ये फ्यूज 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 इस तरीके का, देखो इस तरीके का आपको फ्यूज दिखाई देता था। ये बोर्ड के अंदर ऐसे लगा देंगे, ये दोनों एक दूसरे से टच कर जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से टच हो जाएगा और फिर इलेक्ट्रिक करंट शुरू हो जाएगा। ये जनरली टीन और एलॉय से बनाया जाता है, टीन और किसी लीड वगैरह से बनाया जाता है इसको, ताकि इसकी हीटिंग इफेक्ट बहुत कम हो, बहुत जल्दी ये मेल्ट हो जाए, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो, बहुत कम हीट में ये मेल्ट हो जाए और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचा ले। ये क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस थीन वायर मेड ऑफ टिथ एंड एलॉय, टिथ नहीं है, ये टिथ नहीं है, टीन एंड लीड बोल सकते हैं, लीड, टीन और लीड के एलॉयज हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस। इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट पॉसिबल डैमेज कॉज्ड बाय ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग होने से बचाएगा, शॉर्ट सर्किट होने से बचाएगा और स्टॉप कर देगा करंट को फ्लो होने से। हम लोग घर में लगाते थे जो फ्यूज, करंट आता था और बहुत ज्यादा, जैसे ओवरलोड होने वाला है तो फ्यूज उसके पहले लगा हुआ है, अब ये बहुत ज्यादा करंट मांग रहा है और उतना करंट आने की जरूरत नहीं है, तो इसके अनुसार फ्यूज लगा है। तो फ्यूज क्या करेगा, उसको ब्रेक दे देगा, उसको एक रास्ता बंद कर देगा, फ्यूज टूट जाएगा और रास्ता बंद कर देगा, एक्सेसिव करंट को पास नहीं करने देगा, जिससे क्या होगा, हमारा दोनों अप्लायंस बच जाएगा। हीटिंग इफेक्ट, जूल का हीटिंग इफेक्ट फ्यूज को मेल्ट कर देता है और ब्रेक कर देता है इलेक्ट्रिक सर्किट को। हीटिंग इफेक्ट की वजह से
फ्यूज टूट जाता है, सर्किट बंद हो जाता है, सर्किट जो बोलते हैं ना ओपन हो जाता है और फिर वहां से करंट पास करना बंद, जिससे हमारा अप्लायंसेस भी बच जाते हैं और ओवरलोडिंग की वजह से हीट या आग लगने की भी संभावनाएं खत्म हो जाती है। ये था अर्थिंग का और ओवरलोडिंग के बाद, फ्यूज के बाद। अब इस फ्यूज की जगह पे हम लोग अब क्या यूज करते हैं, हम लोग एमसीबी का यूज करते हैं। एमसीबी आजकल बहुत सारे एमसीबी का यूज करते हैं, जिसको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। ये क्या होता है, जब बहुत ज्यादा ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की संभावना हमारे घर में बनती है तो अचानक से लाइट कट जाता है और हम लोग मेन बोर्ड में जाकर देखते हैं तो मेन बोर्ड में हमें इस तरीके का एक छोटा सा अप्लायंस दिखाई देता है। इस तरीके का देखो, इसमें सारे एमसीबी नीचे की तरफ गिरे हुए हैं, ये ऐसा दिखाई देता है, ये एमसीबी है। इसी को हम लोग मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगर कुछ भी शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग की बात आई तो ये अपने आप से गिर जाएगा, क्योंकि इसके पास उतना कमांड दिया जाए कितना करंट देना, गिर जाएगा और फिर हमारे घर को ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट होने से बचा लेगा। तो यहां तक था हमारा चैप्टर और अब हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। हैव अ नाइस डे। और इतने देर तक बने रहने के लिए थैंक यू मेरे कमांडोज। आपने बहुत प्यार दिखाया और इतने देर तक इस वीडियो को देखा है और आपने बहुत पसंद किया है। आपके ही कहने पे इस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में लेके आया आपके भैया ने। शायद आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा कोशिश किया आपको अच्छे तरीके से समझाने का। आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उनको शेयर कर दीजिए जो कि अभी नहीं जानते हमारे बारे में, आपके भैया के बारे में नहीं जानते हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके और वो भी अपना रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। और क्रैश कोर्स में जरूर जुड़े ताकि आपका रिवीजन मैथ साइंस और सोशल साइंस का बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दिया जाए आपको। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।